अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घर में खैर व आफियत से होंगे। आज का जो हमारा इंटरैक्टिव सेक्शन है वो है मैटलैब सॉफ्टवेयर, जो कि इंजीनियरिंग फील्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अपने वर्क को किस तरह हम इजी बना सकते हैं मैटलैब की वजह से, वो हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास मैटलैब क्या होता है, किस तरह हम जो है ना वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, किस तरह उसको डिफाइन करते हैं, और इसमें डिफरेंट ऑपरेशन देखेंगे। और हम जो है ना सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करके कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग में जाएंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। मैटलैब इज़ अ बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये इजी टू अंडरस्टैंडेबल होती है, और इसका दूसरी मानी ये भी है कि हम इसको ह्यूमन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इसके लिए फिर ज़रूरी होता है कि हम ह्यूमन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, which is many specialized tool boxes for making things easier for us। इसमें हमारे पास बहुत सारे टूल बॉक्सेस है जो हमारे काम को बहुत इजी बना देते हैं। Everything in MATLAB is a matrix। तो जी हाँ, जो भी हम काम करते हैं वो मैट्रिक्स के काम में होता है, क्योंकि हमारे पास द नेम मैटलैब स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स लेबोरेटरी। तो मतलब मैट का मतलब हमारे पास मैट्रिक्स हो गया, जो लैब है जो हमारे पास वो लेबोरेटरी में, मतलब जो भी हम इनपुट देते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में। मैटलैब एज एन इंटरैक्टिव सिस्टम whose basic data an array। मतलब जो हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास बेसिक डेटा एलिमेंट वो हमारे पास एरे के फॉर्म में होता है, जो कि जिसमें हमारे पास कोई भी डायमेंशनिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। What are we interested in? MATLAB is too broad for our purposes in this courses: signal and system, linear control system, numerical analysis etc। जो ये तो हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज में यूज़ होता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक इंजीनियरिंग की बात करें तो सिग्नल सिस्टम में भी जो है ना हमारे बहुत सारे पर्पस को ये आसानी के साथ वो सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह हम लीनियर कंट्रोल सिस्टम में अगर कोई भी ट्रांसफर फंक्शन हो, अगर वो आप कॉपी पे बैठ के लिखे तो आपका काफ़ी टाइम जो है ना वो वेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम मैटलैब पे उसको विद इन 2 और 3 मिनट्स में उसको सॉल्व कर सकते हैं एफ कमांड। तो ये इसमें हमारे पास इसके बहुत सारे पर्पसेस हैं। तो हमारे पास और क्या है कि इसके द फीचर्स वी आर गोइंग टू रिक्वायर इज, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हम पहले तो हम मैटलैब ओपन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कमांड लाइन, जो हमारी कमांड रिक्वायर्ड होती है, मतलब हम क्या करना चाहते हैं तो उसको फिर हम कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर हम ये तो सिर्फ कमांड विंडो की बात मैं कर रहा हूँ, अगर एडिटर फाइल में बात कर रहे तो उसमें हमारे पास फंक्शन होती है। पहले हम जो है ना फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद कमांड्स लिखते हैं, कमांड्स बहुत सारे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं उसको सेव करते हैं, और जो हमारे पास जो फाइल सेव होती है वो M फाइल होती है, और फिर जो है ना हम उस कमांड विंडो में उसको कॉल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास होती हैं। अच्छा, मैटलैब के एनवायरनमेंट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें हमारे पास कमांड विंडो होती है, वर्क स्पेस विंडो होती है, कमांड हिस्ट्री विंडो होती है, करंट डायरेक्टरी होती है, एडिटर विंडो होती है हमारे पास। तो जो है ना वर्क स्पेस वाली विंडो है, हम उस पर हम जो हमारे वेरिएबल सेव होते हैं। जो कमांड विंडो है मतलब जो भी हम काम करना चाहते हैं वहाँ पे कमांड विंडो में हम लिखते हैं। जो कमांड हिस्ट्री विंडो है उसमें हमने जो कमांड यूज़ किए हैं प्रीवियसली या करंटली हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सारे यहाँ पे हमारे पास सेव होती है, और करंट डायरेक्टरी में हमारे पास वो वाली फाइल आ जाती है जो हम सेव कर रहे होते हैं।
अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर प्रेस कर लो। वेरिएबल्स, तो मेटलैब पे हम किस तरह वेरिएबल को डिपेंड कर सकते हैं और किस तरह जो है ना कौन कौन से वेरिएबल हम इस पे डिपेंड कर सकते हैं। तो मेटलैब वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर, मतलब हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम जो भी वेरिएबल डिपेंड कर रहे होते हैं वो हमारे पास लेटर होना चाहिए, और which may be followed in combination of letter, digits और and underscores। और मेटलैब में हमारे पास क्या होता है कि जो अपर केस और लोअर केस है इसमें हमारे पास वो मेटलैब उसको डिफरेंट तरीके से ले रहा होता है। मतलब अगर हम एक कैपिटल डिफरेंट वेरिएबल होगा, जो अगर स्मॉलर ले ले तो हमारे पास वो डिफरेंट वेरिएबल होता, और ये हमारे पास केस सेंसिटिव है। इस केस को हम जो है ना केस सेंसिटिव कहते हैं। When naming a variable, make sure you are not using a name that is already used as a function name begin with a character। मतलब हमारे पास क्या होता है कि अगर हमने एक दफ़ा किसी एक वेरिएबल को लिया है, किसी एक जगह पे हमने वेरिएबल को ए को डिपेंड किया हुआ, तो इसमें क्या आएंगे, अगर हम दूसरी जगह उस वेरिएबल को डिपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि उसकी जो करंट वैल्यू है वो वहाँ पर भी सेव होगी और यहाँ पर भी सेव होगी। मतलब हमारे पास डिज़ायर्ड आउटपुट होगा वो हमारे पास नहीं आएगा। तो इस वजह से हमें बहुत एहतियात के साथ वेरिएबल को डिफाइन करना चाहिए। नो नीड्स पर टाइप्स दैट इज़ इंट ए, डबल पी, फ्लोट सी। मतलब जिस तरह हम C++ में करते थे कि हमारे पास अगर 4 बाइट्स वाली कोई भी डेटा हमारे पास हो तो हम उसको सिंपली इंट ए से डिफाइन कर देते थे, जो कि इंटीजर वाले हो। अगर हमारे पास 4 बाइट से ज़्यादा कोई डेटा आ जाती थी तो हम डबल बी से उसको जो है ना डिफाइन कर लेते थे। अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल फॉर्म में हमारे पास जो है ना कोई भी डेटा आ जाती थी तो हम प्लॉट कमांड से उसको डिफाइन कर लेते थे। लेकिन हमारे पास मेटलैब सॉफ्टवेयर पे ऐसे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम उसको इंटीजर डिपेंड कर ले। हमारे पास जितनी भी मर्ज़ी हो, जितनी भी बाइट्स की हमारे पास डेटा हो, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं सिंपली वे से, जिस तरह हम डिफाइन करते हैं x = 5, 4, 3, 2, 5। इस तरह हमारे पास जितनी भी हमारे पास होना तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम अब चेक करते हैं कि हमारे पास मेटलैब में कौन से सिंबल यूज़ हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉमा। ये हमारे पास क्या करता है कि सेपरेट स्टेटमेंट्स एंड डेटा को ये सेपरेट कर देता है। मतलब अगर हम एक बात कर रहे हैं और फिर जब दूसरी बात कर रहे होते हैं तो उसके बीच में हम कॉमा लगा लेते हैं। और जो हमारे पास परसेंटेज वाला साइन है, सिंबल है, वो है हम कमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमने अपने याद दिखाने के लिए अगर कोई भी काम करना हो ना कि हमने ये कोड किया, ये किस लिए किया हुआ, तो हम सिंपली परसेंटेज वाला सिंबल यूज़ करके आगे लिख लेंगे कि हमने ये काम किया है। जो हमारे पास सेमी कॉलन वाला है ये हमारे पास क्या करता है कि अगर हम मैट्रिक्स के आगे लगा लें तो ये वो मैट्रिक्स हमारे पास शो नहीं होगी, लेकिन हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अगर नहीं लगाते तो फिर वो मैट्रिक्स भी शो होगी और आउटपुट भी हमारे पास आ जाएगी। और इसका जो दूसरा काम ये है कि अगर हम 2x2 का या 3x3 का मैट्रिक्स जो है ना हम डिफाइन करना चाहते हो एक ही एरे में, तो हम क्या करेंगे कि लिख लेंगे 1 2 3 सेमीकोलन 2 3 4 सेमीकोलन और इस तरह 4 5 6 मैट्रिक्स को बंद कर लेंगे। तो हमारे पास इसमें क्या होगा कि हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स आ जाएगा। अच्छा, जो हमारे पास कॉलन है, कॉलन हम क्यों यूज़ करते हैं कि हम ये स्पेसिफाई द रेंज कर लें। मतलब अगर हम 1 to 100 जो है ना वैल्यू एक मैट्रिक्स में डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या होगा कि हम तो ये नहीं लिख सकते ना, और हमारे लिख भी सकते हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। लेकिन हम क्या करें, अगर 1 लिख ले और साथ में इस कॉलन लगा ले और 100 लिख ले तो हमारे पास 1 to 100 सारे वैल्यू आ जाएंगे विद इन सेकेंड।
अभी जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि सेमीकोलन हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ हमने सबसे पहले एक वेक्टर को डिफाइन किया एक्स वेरिएबल से 0.251, तो सिंपली आ गया। ठीक है, अगर हमने 3/3 का जिस तरह मैंने पहले ही बता दिया 3/3 का हमने कोई भी मैट्रिक्स डिफाइन करना हो तो हम सेमीकोलन को किस तरह यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 सेमीकोलन 5 1 4 सेमीकोलन 3 2 1 -1, तो इस तरह हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा 3/3 का मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर हमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना हो तो हमारे पास कौन सा कमांड यूज है, या हमारे पास जो है ना कौन सी सिंबल यूज़ होगा ट्रांसपोज के लिए, तो सिंपली हम जो है ना एस के ऊपर कॉमा लगा के हाँ वो हमारे पास सिंपली आ जाएगा। जिस तरह हमारे पास ये एक्स पहले से डिफाइन हुआ है तो हम 1 2 5 1 और जो हमारे पास इसको हम वाई में सेव करते हैं तो एक्स कॉमा ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। मैंने पिछले स्लाइड में आप लोगों को बताया कि हम कॉलन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो कि जब हमारे पास कोई भी लॉन्ग एरे आ जाए, मतलब अगर हमने 1 to 100 वैल्यू को डिफाइन करना हो तो हम तो ये नहीं लिख सकते ना कि 1 2 3 4 5, मतलब लिख भी सकते हैं लेकिन हमारे पास जो है ना टाइम इतना नहीं है कि हम सारे वैल्यू लिखते रहें। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि कॉलम को यूज़ करके उन सारी वैल्यू को एक ही साथ डिफाइन करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, टाइम भी हमारे पास जो है ना बच जाएगा। जो हमारे पास दूसरी कॉलम की प्रॉपर्टी है वो ये है कि हम इसका रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास 1 to 100 कोई भी हो डिजिट हो, लेकिन दरमियान में हमारे इतना डिजिट के दरमियान का फासला कितना होना चाहिए, तो हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू करेंगे, फिर जो इंटरवल वाले हैं मतलब कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए तो वो लिखेंगे, और कॉलम एंडिंग वैल्यू जहाँ तक हमने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करना हो। तो इसमें हमारे पास अब मैंने किया है के को डिफाइन किया और के वेरिएबल को, तो 2 को मैंने स्टार्टिंग वैल्यू लिया और जो मैंने इंटरवल वाले वैल्यू लिए मैंने 0.5 है, जो एंडिंग वैल्यू है वो -1 है। आप ये चेक कर लें, 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 ये हमारे पास आ गया उसके आउटपुट। जो हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि सेमीकोलन को यूज़ करके हम बहुत सारे रो और मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब ये हम जो है ना हम जिस तरह हम लिखते हैं कि 1 2 4 सेमीकोलन 5 8 9 10 इस तरह लिखते थे। तो अगर हम इस तरह लिखते कि वंस को डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो इसके अपने अपने पर्पस हैं। तो अगर हम ज़ीरोज़ को डिफाइन करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा कि हम ज़ीरोज़ लिखेंगे और साथ में हम जो है ना पहले वाला मतलब कितनी रो हमें चाहिए और कितनी कॉलम चाहिए तो वो डिफाइन कर लेंगे। इस तरह एग्जांपल के तौर पर ज़ीरोज़ मैंने लिख लिया और 1 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, तो हमारे पास ये वाला इसकी आउटपुट आ गई। अब अगर हम वंस को आउटपुट पे हमें चाहिए वंस,
तो हम किस तरह उसको डिफाइन करेंगे, तो सिंपली वंस का कमांड लिखेंगे और कितनी रो चाहिए और कितनी कॉलम चाहिए तो उसको हम डिफाइन कर लेंगे। अगर हमें कुछ चाहिए, एकदम वैल्यू चाहिए किसी भी आउटपुट के लिए, तो हम किस तरह जो है ना उसको डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास यूज़ हो रहा होता है एक ही कमांड रेंड का मतलब रैंडम है, तो रैंड का कमांड हो गया ये, मतलब कोई भी रैंडम वैल्यूज़ आ जाएगी अपनी तरफ से। अच्छा, आप लोगों के लिए एक टास्क है कि हम और रेंड एन और रेंड आई में हमारे क्या डिफरेंस हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी को नहीं आ रहा तो काइंडली मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिफाइन कर लूँगा। देखिए हमारे पास अगर 3x3 मैट्रिक्स हो या 2x2 मैट्रिक्स हो, जो भी मैट्रिक्स हो हमारे पास, तो बी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। क्या अब A12 में हमारे पास क्या पड़ा है, जो हमारे पास A11 में क्या पड़ा है, इस तरह ये हमारे पास 3 है, ये A11 है, A12 है, A13 है। इसी तरह हमारे पास A21 है, A22 है, A2। तरह हमारे पास ये जो 2 नंबर वाला है, ये हमारे पास 31 है, 32 है और A33 है। तो इस तरह अगर हम इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, मतलब किसी भी कमांड से, तो हम किस तरह इसको डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास आप ये देख लें A/6, मैंने जिस तरह पहले बताया था कि हमारे पास पहले रो होती है, फिर हमारे पास कॉलम होती है। तो क्या हम किस तरह इसको जो है ना आइडेंटिफाई करेंगे। तो A6 भी हमारे पास यहाँ क्या है, मतलब एक ही वैल्यू है। तो हमारे पास मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया था कि हमारे पास पहले रो होती है, तो हम अब जो है ना A6 एलिमेंट, ये हमारे पास कौन सा A6 में हमारे पास कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो चलो चेक करते हैं। 3, 6, 2, 5, 8, 7, तो ये हमारे पास 6 वाला है, तो हमारे पास यहाँ पर 6, 7 आ गया। तो हम ये जो है ना रो वाइज चेक करेंगे। अब यहाँ है हमारे पास 3 और 2, तो हमारे पास 3 और 2 में क्या है कि पहले 3 रोज और से हमारे पास दूसरी कॉलम में कौन सी वैल्यू हमारे पास पड़ी है, तो हम ये भी चेक करते हैं। पहले तो हम चेक करें 3 रोज हो गए, जो हमारे पास दूसरा कॉलम है, एक कॉलम, दूसरे कॉलम में लास्ट वैल्यू हमारे पास 7। तो इस तरह हमारे पास ये हम चेक करते हैं। ये ज़्यादातर हमारे पास वाइवा में इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। अब चेक करते हैं कॉलम हम किस लिए यूज़ करते हैं, मतलब हमें अगर पूरी वैल्यू चाहिए ना, तो हम कॉलम फिर यूज़ करते हैं। तो ये 2 कॉमा कॉलन है ना, तो हमारे पास जो दूसरी रो है वो सारी आ जाएगी 6, 8, 2, इस तरह ये देख लें। अगर हमें चाहिए बहुत सारी रो और एक ही कॉलम, या जितने हमें चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे कि 1 कॉलन 2, मतलब ये कॉलन हम उसके लिए यूज़ करते हैं कि रेंज को डिफाइन करता है ना, जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड्स में आप लोगों को बताया था कि ये रेंज को डिफाइन करता है। तो ये यहाँ से लेकर मतलब 1 से लेकर 2 रो तक हमारे पास क्या है कि दो कॉलम, सेकंड कॉलम या जो है ना कितनी वैल्यू आ जाएगी। अगर इधर हमारे पास 1 से लेकर 3 तक, तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ जाती है, लेकिन इधर हमारे पास 1 से लेकर 2 है, तो हमारे पास ये आ रही है 5 और 8। चलो आप मुझे बताएं कि A3 में क्या आएगी। 0 तो नहीं आ सकती ना, क्योंकि हाँ जिस तरह मैंने बताया था पहले कि हमारे पास सबसे पहले 3 होता है, कि सबसे पहले रो होती है। तो क्या ये देख लें कि A3 में हमारे पास क्या आ रही है। A3 में हमारे पास क्या आ रहे हैं 3, 6, 2, तो हमारे पास 2 वाला इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक कर लें 2,1/3, तो हमारे पास 2 आ जाएगी। और जो है ना 1 से लेकर 3 तक, तो सेकंड रो और ये वाला
सेकंड रो और 1 से लेकर 3 तक। तो हमारे पास ये हम चेक करते हैं मैटलैब पे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रही है, क्या रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलो मैटलैब ओपन करते हैं। यही वाला हम 353 लिख लेते हैं। हमारे पास ये वाली जो हमारे पास B1 है, इसको लिखते 353 273 कंफर्म करते हैं तो हमने इसे क्या क्या। अच्छा 6827273 चेक करता हूँ। 682 ठीक है। वहाँ पे हमारे पास था ए या 3 में हमारे पास क्या आ जाएगा, चेक करते हैं। 3 है, जिस तरह बताया था मैंने कि तरह हमारे पास 3 आएगा। अब वो दूसरा चेक करते कि हमारे पास क्या आएगा कि ए 2 चेक कर लें। मतलब 2 सेकंड रो में हमारे पास जितने भी कॉलम है 1 से लेकर मतलब 3x3 का मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। 682 ये वाला कॉलम आ जाएगा। दूसरा कमांड हमारे पास कौन सा था, चेक करते हैं A-2 को, क्योंकि ये एरर ही आएगा क्योंकि हमारे पास तो कोई भी माइनस में नहीं है। ठीक है, एरर आ गया। इस तरह आप लोग सारे जो है ना कमांड को इम्प्लीमेंट करें और खुद ही चेक करें कि क्या आउटपुट आ रही है हमारे पास। अभी यह भी ये चेक कर ले 4/2 क्यों, क्योंकि हमारे ये भी एरर आए क्योंकि हमारे पास 4 रो है ही नहीं, तो किस तरह इसको मैटलैब चलाएगा। अगर हमारे पास 4/4 का तो फिर मैट्रिक्स होता तो फिर कोई बात होती, लेकिन इधर तो हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 4 किस तरह आएगा। अब ये चेक कर लें कि किस तरह हम 2 वेरिएबल को एक कर सकते हैं मैटलैब में। तो ये हमने x को डिफाइन कर लिया इधर, और इधर y को, इधर z को। तो चेक कर ले कि किस तरह अगर हम बगैर सेमीकोलन के कर लेंगे तो क्या होगा। कि अगर बगैर सेमीकोलन के करेंगे तो हमारे पास सारे जो है ना 1, 2 और 4 पे मतलब x और y जो है ना वो रो में आ जाएगी। अगर हम सेमीकोलन लगाएंगे बीच में तो हमारे पास वो x और 1 और 2 को एक रो लेगा, और जो हमारे पास 4 और 5 हो उसको दूसरी रो लेगा, मतलब उसको रो और कॉलम में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन अगर सेमीकोलन नहीं लगाते तो फिर वो सारी रो को वो डिफाइन कर देगा। इधर हमारे पास बेसिक फंक्शन भी यूज़ होते हैं यहाँ कि कौन से बेसिक फंक्शन है। अब CLC हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास सारा जो है ना कमांड विंडो पे हमने जो भी लिखा वो साफ़ हो जाता है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी एरर आ रहा हो ना तो ये हमारे पास क्लियर हो जाए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, आपने ख्याल रखना है कि छोटे में लिखना है, स्मॉल में लिखना है। अब हो गया।
क्लोज ऑल का मतलब है कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैटलैब पे हमारे पास सारी विंडो क्लोज हो जाती है। क्लियर ऑल का भी CLC जिस तरह हमारे पास CLC काम कर रहे हैं इस तरह भी हमारे पास ये, लेकिन CLC सिर्फ कमांड विंडो से करती है क्लियर सब कुछ, लेकिन क्लियर ऑल जो है ना वो वर्क स्पेस से भी हमारे पास सारे कमांड को ख़त्म कर देती है। जो हु कमांड है वो सिर्फ जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं ना वो उसको शो करता है। जो होस्ट कमांड है उसको उसका साइज भी जो है ना वो शो कर देता है, और जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं ना वो भी हमारे पास वो शो कर देता है। ऑपरेटर कौन से यूज़ हो रहे हैं मैटलैब पे, हम क्या कर एडिशन के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, सब्सट्रैक्शन के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, और डिवीजन और पावर के लिए कौन सा यूज़ करेंगे। तो सिंपल सा है कि एडिशन के लिए हम प्लस का यूज़ करेंगे, और सब्ट्रैक्शन के लिए नेगेटिव का यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार वाला जो है ना वो यूज़ करेंगे स्टेरिक, और डिवीजन के लिए ये यूज़ करेंगे, ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, और जो पावर है ना वो उसका ये जो कैप वाला है ना वो यूज़ करेंगे। थैंक यू। अगली वीडियो में हम सब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह हम इन सारे ऑपरेटर्स को और इन सारे कमांड को यूज़ किस तरह कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।